हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। अभी तक जो हम देख रहे थे 7.7 एक्सरसाइज तक, राइट, वो सारा इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स था। क्या था वो? इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स। आपको नाम के ऊपर से ही पता चल जाएगा कि इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको लिमिट नहीं देते, राइट। लिमिट प्रोवाइडेड नहीं होती है, जिसमें आपको विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन करना होता है। जबकि डिफाइनाइट इंटीग्रल्स जो है उसको हम बाउंडेड इंटीग्रल्स भी बोलते हैं। बाउंडेड इंटीग्रल बिकॉज इसमें जो है आपको लिमिट प्रोवाइड की जाएगी, आपको बिटवीन दैट लिमिट ही इंटीग्रेशन करना है। बेसिकली इसका यूज़ जो है वो हमें आगे जाके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वाले चैप्टर में करना है। इसमें हम सीखेंगे पहले कि बाउंडेड इंटीग्रल्स करना कैसे है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपको देखनी है। इंटीग्रेशन वाला पोर्शन दोनों में सेम रहेगा। इसके अलावा जो चीज़ है दैट इज़ द डिफरेंस दोनों के बीच में जो है वो लिमिट है, और वही लिमिट को हम कैसे समझना है इसमें और उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, पहले तो वो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा है, वो समझो कि लेट एफ बी अ कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ए टू बी। एफ जो है वो ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन है जो ओनली क्लोज इंटरवल ए टू बी में ही डिफाइन है, मतलब उसमें ही कंटिन्यूस है, ए टू बी में। ठीक है। Assume that all values taken by the function are non-negative। सारी वैल्यू जो फंक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी नॉन नेगेटिव है, माने कि पॉजिटिव है। सो द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज़ अ कर्व अबोव द एक्स एक्सिस। ऐसा समझ के चल रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अबोव एक्स एक्सिस ही ग्राफ आएगा, बट यहाँ पे क्या है कि मैं आपको पहले सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत असम्पशन करके चलेंगे हम कि ये जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, उसका ग्राफ हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि अबोव एक्स एक्सिस आ रहा है। ठीक है। तो डिफाइनाइट इंटीग्रल जो है, द डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया इंटीग्रल की साइन में। आप सबसे पहली वैल्यू जो नोटिस करोगे वो ये होगी। अब तक हमने इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में ओनली ऐसा लिखा था एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट। जब आप डिफाइनाइट इंटीग्रल में आप क्या लिखोगे, इसमें ओनली लिमिट उसकी मतलब ऐड करनी है। लोअर लिमिट जो है वो नीचे आएगी, अपर लिमिट जो है ऊपर आएगी। इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी ऐसा बोलेंगे हम, इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले तो ये इनडिफाइनाइट है और ये क्या है? डिफाइनाइट है। क्या फ़र्क रह गया दोनों में? आपको सिंबलिकली तो पता चल ही गया है कि दोनों में लिमिट का डिफरेंस है। दूसरा फ़र्क ये रह गया कि इसका इंटीग्रेशन आपको ओवर द पीरियड, मतलब डोमेन जो है आर में करना है, कहीं पे कोई लिमिट नहीं है। जबकि इसका इंटीग्रेशन आपको सिर्फ ए टू बी में करना है। अगर मैंने ऐसा सेंटेंस बोला तो आपको हो सकता है शायद कुछ समझ ना आए, तो मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ग्राफ में बाकी सारी चीज़ें भूल जाना, जितनी चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको ही आप ऑब्जर्व करते जाओ। ये जो ग्राफ है उसका ये जो कर्व है, मतलब ये यहाँ से लेकर के येलो लाइन से जो मैं दिखा रहा हूँ दैट इज़ अवर कर्व। मान लो कि ऐसा कर्व है, ये दोनों साइड फैला हुआ होगा, यहाँ तक ही नहीं होगा, बराबर। कर्व आप बनाओगे तो ये ऐसे ही मिलेगा आपको, लाइक दिस, ऊपर भी जाता रहेगा। दिस इज़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये इसका ग्राफ है। अब आपको अगर डिफाइनाइट इंटीग्रल नहीं पूछा होता तो आपको ओवर द पीरियड आर, मतलब आपको रियल नंबर्स पे उसका डोमेन जो भी है उस पर पूरा करना है। बट अभी तो यहाँ पर लिमिट हो गई है कि ये कंटिन्यूस है ओनली ओवर क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो आपको क्या करना है कि एक्स की वैल्यू जो है ए से लेकर के एक्स की वैल्यू जो है बी, उतना पोर्शन जो है उसमें ही इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। तो मतलब तभी तो ये बाउंडेड बनेगा। देख लो,
अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो ये लाइन है, पहली लाइन मैंने ड्रॉ करी वो x इज़ इक्वल टू a है, दूसरी लाइन जो है x इज़ इक्वल टू b है, तो आप फिर यहाँ पे कट लगा दो दो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आपके इसमें जितना कर्व यूज़ हुआ है इतना वाला, ये वाला कर्व जो यूज़ हुआ है वो कर्व पोर्शन यूज़ करना है, और ये दो लाइन यूज़ करनी है। मैं पे अलग पेन से दिखा देता हूँ, ये दो लाइन यूज़ करनी है। देखना अभी थोड़ा धीरे 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 हम प्रैक्टिकली उसको समझने जा रहे हैं। और तीसरा क्या यूज़, मतलब चौथा क्या यूज़ करना है, दैट इज़ द एक्स एक्सिस। देखो अब ये कर्व जो है पूरा बाउंडेड रीजन हो गया, मैंने जितना हाईलाइट किया है ऐसे कर्वेचर से वो समझो, ये पूरा बाउंडेड रीजन हो गया है। यहाँ पे मैं अलग से बनाऊँ अगर तो आपको समझ आ जाएगा। देखो ये पहले तो यहाँ से लेकर के लाइक दिस ऐसा हुआ, फिर ये लाइन हो गई एक्स एक्सिस की, और ये रीजन हो गया हमारा बाउंडेड। ठीक है, तो हमने चार साइड जो थी उसमें कौन सी साइड यूज़ करी वो देख लो। सबसे पहले तो ये कुछ नहीं है, ये लाइन जो कर्व है दैट इज़ नथिंग बट y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जो वर्टिकल लाइंस है दोनों हमारे पास, दैट इज़ नथिंग बट ये पहले तो x इज़ इक्वल टू a वाली लाइन है, ये x इज़ इक्वल टू b वाली लाइन है, और ये जो लाइन है दैट इज़ नथिंग बट y इज़ इक्वल टू 0, मतलब कि ये x एक्सिस वाली लाइन है। ये चार साइड से पूरा कर्व जो है वो बाउंडेड हुआ है, और इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ तक थोड़ा सा आपको हल्का सा पता चल गया कि अच्छा चलो, पहले तो क्या करते थे कि भाई दोनों साइड फैला हुआ था तो कुछ लिमिट नहीं थी, कोई कर्व बाउंड नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों साइड फैला हुआ है तो कोई बाउंड नहीं बनेगा, कर्व जो है वो बाउंडेड नहीं बनेगा, क्लोज कर्व नहीं बनेगा, मेरा मतलब है कि क्लोज फिगर नहीं बनेगी। अब जबकि आपके पास क्लोज फिगर बन गई है तो आप इसको थोड़ा ज्योमेट्री में देख लो। तो अगर किसी ने आपको पूछ लिया, या तो ऐसा समझ लो ना कि कहीं पे ऐसा कर्व आया जिसका आपको एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया आपको मिल जाएगा अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, राइट। अब मैं इंटीग्रेशन की प्रैक्टिकल चीज़ समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो सेंटेंस लिखा वो समझ लेते हैं कि डिफाइनाइट इंटीग्रल ओवर b टू a f ऑफ x dx इज़ एरिया बाउंडेड बाय, ये जो डिफाइनाइट इंटीग्रल है ना वो कुछ नहीं है, एरिया ही है। किसका एरिया है, देखो द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे चारों जो लिखी है ना, दिस इज़ द मोस्ट टाइम पे कंसेप्ट। आपको अगर ये नहीं समझ आया तो मतलब डिफाइनाइट इंटीग्रल आपका पानी में जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। जो बोल रहा हूँ मास्टर क्लास है, इसको याद कर लो, बस समझ लो इसको। चार साइड है, कौन सी है दिमाग में बैठ जानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ उन्होंने बोली है कि बाउंडेड बाय पहला y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, चलो वो मैंने लिखा। द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, मतलब ये जो दो वर्टिकल लाइन है उसकी बात करी है। एंड x एक्सिस माने y इज इक्वल टू 0, जो इक्वेशन होती वो। टू इवेल्यूएट दिस एरिया कंसिडर द रीजन PRSQP between this curve x axis and ordinates x इज इक्वल टू a and x इज इक्वल टू b। मतलब कौन सा बोला है उन्होंने, PRSQP, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से p है, ये रहा p, ठीक है। अलग देखते हैं, ये PRSQP, मतलब ये जो पूरा एरिया है उन्होंने ये बोला है इसको ही कि PRSQ एंड ये p, इनको इसका एरिया निकालना है तो आपको पूरा इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ समझाता हूँ। देखो डिफाइनाइट इंटीग्रल जो है, पहला ये सेंटेंस आप समझ लो कि डिफाइनाइट इंटीग्रल इज़ डिनोटेड बाय ए इंटीग्रेशन ओवर a टू b f ऑफ x dx, बस, राइट। ये चीज़ आपको नोट्स में लिखनी है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ आपको कि डिफाइनाइट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ सम। अब मैं ये कर्व जो है ना, इसमें मेरा पूरा इंटरेस्ट है, मैं कर्व यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ। थोड़ा बड़ा ड्रॉ करके ट्राई करते हैं समझने की कि उसका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि चलो भाई डिफाइनाइट इंटीग्रल क्या था वो पता चल गया सर, बट अब ये समझाओ कि उसको फाइंड कैसे करते हैं। ये हमारा पूरा कर्व है अभी के लिए, राइट।
समझ लेना ये फिगर थोड़ी बहुत ऐसे हुई होगी। x इज इक्वल टू ए वाली लाइन है, ये x इज इक्वल टू बी वाली लाइन है, एंड दिस इज़ नथिंग बट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व, एंड दिस इज़ नथिंग बट द x एक्सिस, राइट। x एक्सिस है, इसका किसी ने आपको ये पूछा अगर इक्वेशन, तो दैट इज़ नथिंग बट y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब समझना, इसका अगर मुझे एरिया चाहिए तो मैं क्या करूँगा, वो आपको समझना है। ये पहली लाइन जो है दैट इज़ नथिंग बट x इज़ इक्वल टू 0। अब मैं ना इसका हल्का सा पार्टीशन लगाता हूँ, इसको देखना आप ध्यान से ना। मान लेना ये वर्टिकल लाइन है, ये दूसरी वर्टिकल लाइन है, ये तीसरी वर्टिकल लाइन है, चौथी वर्टिकल लाइन। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। सारी ही वर्टिकल लाइन में मैंने इक्वल गैप्स रखे हैं, और ये बहुत ही छोटा गैप है, बहुत ही छोटा, राइट। बिकॉज़ ये करने का रीज़न ये है कि ये जितने भी मैं पार्ट्स कर रहा हूँ वो सारे पार्ट्स जो है वो मान लो कि बहुत ही छोटी वैल्यू है, एक h करके बहुत छोटी वैल्यू है जो कि 0 को टेंड करती है। लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट का मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये इक्वल टू 0 नहीं है बट 0 के बहुत नज़दीक है, माने बहुत छोटा सा गैप है। मतलब कि अगर x इज़ इक्वल टू ए वाली लाइन है, ये पहली लाइन जो है वो x इज़ इक्वल टू ए है, तो दूसरी लाइन जो है ना वो क्या हो जाएगी पता है, x इज़ इक्वल टू ए प्लस एच। ए में हल्का सा आगे बढ़े हम, ए में हल्का सा आगे बढ़े, ठीक है। ये दूसरी लाइन जो होगी वो क्या हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू ए प्लस 2h, 2 बार h बढ़े। तीसरी लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू ए प्लस 3h। आप लिख देना, मैं बहुत डीप में नहीं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये h करके हमने पार्टीशन बनाए, बहुत आगे बढ़ते गए, बहुत आगे बढ़ते गए। फिर यहाँ पे लास्ट लाइन आएगी, ठीक है, और उसके बाद ये जो फाइनल होगी वो x इज़ इक्वल टू बी वाली लाइन होगी, राइट। अब मैंने इसके n पार्टीशन किए, कितने, n। आई हैव टू मेक n इक्वल पार्टीशन। मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखते जा रहा हूँ। सबसे पहले n इक्वल पार्टीशन। इक्वल पार्टीशन से मेरा मतलब है गैप जो है बीच में वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, पार्टीशन, राइट। तो जो कर्व बन रहे हैं उसमें से एक कर्व मैं कोई भी उठा लेता हूँ, मतलब कि एक जो सारे ही रेक्टेंगल बनेंगे। अगर पहला नोटिस करो ना तो ये इतना सा रेक्टेंगल बना, अगर आप समझ पाओ तो ये इतना सा रेक्टेंगल बना, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो ठीक है। बहुत छोटा सा है, मैं यहाँ पे जूम करके बताऊँगा। मतलब कि पहला रेक्टेंगल जो होगा अगर हम थोड़ा जूम करके उसको लिखे तो ये कुछ ऐसा होगा, राइट। आपको लगता होगा कि सर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी यहाँ पे। हाँ, स्ट्रेट लाइन नहीं हो, अगर बड़ा रेक्टेंगल लेने जाते, माने समझ लो कि यहाँ एक लाइन करी और एक लाइन यहाँ पे करी, तो ये रेक्टेंगल कभी नहीं बनता। ये देख लो, यहाँ पे ये लाइन तो कर्वेचर आ गई तो ये रेक्टेंगल नहीं बना। बट अगर उसको मैं छोटा सा कर, बहुत छोटा सा इग्नोरेबल डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस कितना होगा आप समझो ना, इससे हल्का सा ऊपर है, हल्का सा, आपको यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, कर्व है, कुछ भी। तो आपको उसको रेक्टेंगल ही कंसीडर करना पड़ेगा। आ रही है समझ में बात? तो देखो इसमें ये x इज़ इक्वल टू ए है, ये पॉइंट है x इज़ इक्वल टू ए प्लस एच, मतलब कि ये डिफरेंस कितना हो गया, h का डिफरेंस हो गया। आप मान लो ये डिफरेंस h का हो गया। अब ये जो हाइट है वो आपको समझने की, ये हाइट क्या है, वो हाइट मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हाइट जो होगी ना वो f ऑफ a जितनी होगी। ओके, अगेन मैं एक थोड़ा सा हल्का एक चेंज करके दिखाता हूँ आपको। हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। मैं बेसिकली करूँगा क्या कि पहले एक रेक्टेंगल का समझा दूंगा आपको, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, ऐसे मेरे पास n रेक्टेंगल बनेंगे और n के n रेक्टेंगल का मैं आपको एरिया निकाल के एडिशन करवा दूंगा, राइट। पहले एक रेक्टेंगल का समझा रहा हूँ, उसमें आपको लेंथ समझ में आ गई होगी कि लेंथ जो है इसकी, मतलब कि ये बेस में जो चीज़ें हैं मेरे पास, ये h लेंथ है इसकी, ये h है और ये भी h है, तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, राइट। हमें इंटरेस्ट है कि अब इसकी हाइट कैसे फाइंड करें, मतलब कि ये जो वर्टिकल हाइट है ये कैसे फाइंड करें, तभी आपको एरिया मिलेगा। तो वो हाइट निकालने के लिए मैं वापस से आपको कर्व पे ले जाता हूँ। समझो कि ये कर्व है आपका, ये यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा पता है आपको, इसकी जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी ना वो होगा, मतलब कि यहाँ पे मान लो कि x इज़ इक्वल टू 3 है, तो
तो ये पॉइंट क्या होगा पता है, f(3) होगा, याद कर लो आप। मतलब कि ये हाइट जो है, ये हाइट, इसमें अगर मैं बोलूँ तो ये x एक्सिस से कितना दूर है ना, वो x = 3 से पता चला। फिर इधर से कितना ऊपर है ना, वो आपको पता चलेगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे ऐसे, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y, ये जो y जो होगा वो उतना बड़ा होगा। और y क्या होता है हमारे पास, ये x होता है, और y क्या, xy होता है। या फिर उसको हम x, f(x) भी लिखते हैं कि x की वैल्यू आप कर्व में डाल दो, वो जहाँ पे आए वो आपका y हो जाता है। तो ये जो हाइट होती है वो आपका f(3) हो गया। फिर यहाँ पे अगर हाइट चाहिए तो यहाँ पे पॉइंट देख लो, x = 5 है, तो दैट इज़ नथिंग बट f(5). यहाँ पे अगर चाहिए तो x = 10 पे लगा दो, तो ये आपको f(10) मिल जाएगा हाइट, राइट। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो हाइट यहाँ पे हाइट होगी, लेफ़्ट साइड हाइट देखना आप पहले, लेफ़्ट साइड जो हाइट होगी, ये जगह पे हाइट वो f(a) होगी, बिकॉज वहाँ पे नीचे f(a) है। राइट साइड जो हाइट होगी वो या ये आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, अच्छे से। ये a+h होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि h इज़ टेंस टू 0, वेरी वेरी नियर टू 0, तो ये दोनों को हम इक्वल हाइट ले सकते हैं। f(a) = f(a+h), f(a) और f(a+h) जो है वो ये रेक्टेंगल के लिए दोनों सेम ले लो। तो मान लो कि ये हाइट जो है वो हम कंसिडर करके जा रहे हैं कि भाई वो हाइट जो है वो f(a) है। तो अब ये रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, h × f(a) हुआ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके, h × f(a) करके, ठीक है। सेम ऐसा दूसरा रेक्टेंगल, समझना आप, दूसरा रेक्टेंगल जो भी होगा उसके बाद वाला, उसकी ये साइड क्या हो जाएगी, ये साइड क्या हो जाएगी, x = a+h, ये साइड क्या हो जाएगी, x = a+2h, ठीक है। पॉइंट मतलब साइड नहीं, पॉइंट। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस तो भाई सेम ही रहेगा, बिकॉज हमने सेम डिफरेंस लिया दोनों में, h, तो इसकी लेंथ तो h हो गई। अब हाइट के लिए ये दोनों साइड जो है उसमें से जो छोटी है ना उसको ही कंसिडर कर लो, बिकॉज बहुत इतना डिफरेंस होगा नहीं दोनों में। तो इसकी हाइट हम लेकर के चलते हैं कि भाई ये f(a+h) वाली है, तो मतलब कि इसका एरिया क्या हो गया, इसका एरिया हो गया h × f(a+h). आया समझ में। दूसरा रेक्टेंगल लिया तो यहाँ पे f(a+h) आया, राइट। अब तीसरा रेक्टेंगल, आपको तो सिर्फ पैटर्न ही समझा रहा हूँ मैं, आपको समझना है इसको ओनली। अब आपको पता भी चल गया होगा कि भाई चलो ये h हो जाएगा, ये जो पॉइंट होगा ना वो क्या होगा, x = a+2h, बिकॉज इसके साथ जॉइंट होगा वो, ये x = a+3h होगा। डिफरेंस तो h हो गया, और ये हाइट जो है वो क्या होगी, f(a+2h). तो ये पूरा जो है वो h × a+2h हुआ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे आपको पता चला कि भाई चलो, शायद मैं आपको ये बताऊं कि ये थर्ड मेरा रेक्टेंगल था, शायद मैं आपको फिफ्थ रेक्टेंगल बनाऊं, फिफ्थ रेक्टेंगल। तो बिना कुछ देखे आप बता सकते हो कि भाई h × f(a+), ये कौन सा रेक्टेंगल है, फिफ्थ रेक्टेंगल में a+4h आएगा, बिकॉज ये थर्ड रेक्टेंगल था तो a+2h आया। सेकेंड रेक्टेंगल था, ये सेकेंड रेक्टेंगल था तो यहाँ पे a+h आया, थर्ड में a+2h, फोर्थ में a+3h एंड फिफ्थ में a+4h, राइट। लाइकवाइज अगर nth रेक्टेंगल होता हमारे पास तो वो nth रेक्टेंगल में आपको पता है कि ये डिफरेंस h कभी चेंज नहीं होने वाला, बट ये जो हाइट है ना वो क्या हो जाएगी पता है, f(a+n-1h). तो दिस इज़ नथिंग बट h × f(a+), एक h कम करना है। फिफ्थ रेक्टेंगल था तो 4h, थर्ड था तो 2h, तो वैसे nth था तो n-1h, ठीक है। ये सारे रेक्टेंगल जो बने हैं वो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे जितने भी जूम करके दिखाए वो सारे ये रेक्टेंगल है, ये वाले रेक्टेंगल, राइट। तो उसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ये, मतलब उसका जो एडिशन एरिया होगा ना वो एरिया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एरिया, ये जो एरिया है ना वही इसका क्या है, डिफाइनाइट इंटीग्रल है f(x) × dx का। वो होगा क्या, सारे ही ये हमने जितने भी रेक्टेंगल लिखे हैं उसका क्या हो जाएगा, एडिशन। पहला है h × f(a),
दूसरा है h मल्टीप्लाई एफ ऑफ ए प्लस एच, तीसरा है h मल्टीप्लाई एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस अप टू प्लस एफ h मल्टीप्लाई एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 होल इंटू एच। अब यहाँ पे समझना चीज़, इसको मैंने ऐसे लिखा ना तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने h को क्या कंसीडर किया है, h टेंस टू ज़ीरो, बहुत ही छोटा है ऐसा समझ के चलाओ। तो मैंने यहाँ पे पहले तो h की लिमिट लगानी पड़ेगी कि h इज़ वेरी नियर टू ज़ीरो, तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, इसको फिर बाकी ये सारे एरिया का एडिशन। अब आगे समझना, ये h जो है ना वो कितना होगा, हर बार कितना होगा, वो थोड़ी बहुत तो हिंट आपको होनी चाहिए। तो पहले ये समझ लो कि ये कर्व है मेरे पास ऐसा करके, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट A है और ये एंड पॉइंट B है, मतलब x इज़ इक्वल टू A एंड x इज़ इक्वल टू B। तो टोटल लेंथ यहाँ पे जो है उसके एन पार्टीशन करे हमने 1 2 3 ऐसे टोटल लेंथ का। व्हाट इज़ दिस टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ कितनी होगी मैं आपको बता दूँ, वो B माइनस ए होगी, राइट। वो B माइनस ए है, उसके एन पार्टीशन करे, उसमें से एक पार्टीशन जो है वो एच है, राइट। आपको अब क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपने जो एन पार्टीशन करे हैं उसके लिए मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे कि सबसे पहली चीज़ तो आपको एच की फॉर्मूला समझनी चाहिए कि एच की फॉर्मूला है B माइनस ई, ये टोटल पार्टीशन के nth पार्टीशन, जो एक पार्टीशन nth पार्टीशन जो है वो आपका एच हो गया, राइट। अब इसमें अगर आप h टेंस टू ज़ीरो लगा रहे हो लिमिट में, तो आपको पता चलेगा कि भाई h अगर ज़ीरो हो जाए तो n इधर ले लो, h इधर ले लो, तो n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। नहीं समझ आया तो मैं वैल्यू रख के बता देता हूँ। देखो सिर्फ h को ज़ीरो के नज़दीक मतलब ज़ीरो मान के चलो, b माइनस ए अपॉन एन, n इधर ले जाओ तो n इज़ इक्वल टू b माइनस ए अपॉन ज़ीरो, दैट मीन्स n इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, तो n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया। मतलब कि फाइनली आपको ये जो फॉर्मूला है उसको ऐसे समझना है, देखो इंटीग्रेशन ओवर ये a टू b एफ ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले बाहर जो, अच्छा ये एक चीज़ तो रह गई ना इसमें से, इसमें हर जगह पे देखो एक चीज़ कॉमन है, h कॉमन है, h को बाहर निकाल दो। अब समझना h को बाहर निकाल के पहले मैं लिख रहा हूँ, देखो ये h मैंने बाहर निकाला, पहले यहाँ पे लिख दो h टेंस टू ज़ीरो लिमिट, ये h बाहर निकाला, बाकी तो ये f ऑफ a प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h अप टू सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h, ठीक है। चलो तो ये h की वैल्यू लगा दो अब n के टर्म में, तो वो है मेरे पास b माइनस ए अपॉन एन। अब जब भी ये n के लिए वैल्यू लगाते हो तो यहाँ पे लिमिट चेंज करके लिखो n टेंस टू इन्फिनिटी, अंदर सारी चीज़ें यही रखो, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस अप टू प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h, राइट। क्योंकि आपके पास b और a की वैल्यू होगी तो आपको h डायरेक्टली मिल जाएगा। तो फाइनली आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो ऐसा कुछ है कि जब भी आपके पास डिफाइनाइट इंटीग्रल ऐसा आ जाए उसको आपको लिमिट के फॉर्म में अगर कंसीडर करना है, ये पहले तो b माइनस ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल दो b माइनस ए, फिर इनटू n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट, यहाँ पे 1 अपॉन n बचा, ये एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस अप टू सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h, ठीक है। ओके, ये वीडियो पहली बार में समझ नहीं आएगा, अच्छे से बैठ के आराम से समझना होगा। वैसे कोई डिफ़िकल्ट है नहीं, मैंने सिंपल से पार्टीशन करे हैं एन पार्टीशन और उनका सारा एरिया ढूंढ के मैंने एडिशन कर दिया है। आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है जो लास्ट में लिखी है, यही फॉर्मूला आपको जो लिमिट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा जब भी डिफाइनाइट इंटीग्रल को, तब हेल्प करेगी। तो ये फॉर्मूला नोट्स में भी चाहिए और बाकी का जो थ्योरी मैंने समझाया वो थ्योरी भी आपकी लिखी होनी चाहिए, राइट। बिकॉज यही बेस है डिफाइनाइट इंटीग्रल का, अगर ये समझ नहीं आया तो आगे जाके तो बहुत दिक्कत होगी।
हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हल्का सा, तो आपको पता चले कि एक्चुअल में इसका यूज़ हम कैसे करने वाले। देखो इसमें क्या बोला है इसने, फाइंड डिफाइनाइट इंटीग्रल लिखा है 2/0 to 2x² + 1 × dx एज द लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम के जैसे हमें लिखना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं जो यहाँ पे करूँगा वो मैं फार्मूला लिखूँगा कि a to b f(x) × dx। वो मुझे फार्मूला पता ही होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे b - a लिमिट, ओके, n टेंस टू n है ये, n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट, बराबर। और यहाँ पे 1/n अंदर जो चीज़ है ना वो f(0) मतलब a प्लस f(a) प्लस h प्लस f(a) + 2h प्लस अप टू सो ऑन प्लस f(a) + n-1h। सही है। चलो अब समझो यहाँ पे कि h = मेरे पास b - a/h होता, अगर b - a/n होता तो मुझे पता है कि यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू क्या है, इसके साथ कंपेयर करो। मतलब ये हमारा फार्मूला ऐसा है कि फार्मूला नहीं, क्वेश्चन ऐसा है 0 to 2x² + 1 × dx। तो आपको पता चलेगा कि भाई अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है। तो इधर से आपका h क्या बन जाएगा, 2 - 0/n, दैट इज़ 2/n। मतलब कि h की वैल्यू जो है वो आपके पास है 2/n। ये h की वैल्यू है। यही वैल्यू हम इसमें पुट करने जा रहे हैं। ध्यान से समझना। हमारा ये ऊपर फार्मूला देखते जाना। मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ 0 से 2x² + 1 × dx। हाँ, यहाँ से एक ध्यान ये भी रखना है कि f(x) की वैल्यू आपकी जो है वो x² + 1, ये फंक्शन है हमारा, = सबसे पहले b - a मतलब 2 - 0 मतलब 2 × n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट इसके अंदर पहले तो f(a), व्हाट इज़ a इज़ 0, तो यहाँ पे 0 लगा दो, प्लस यहाँ पे a + h मतलब 0 + h, तो सिर्फ h हुआ कि नहीं, प्लस सेम ऐसे ये 2h होगा, प्लस अप टू प्लस ये क्या बचेगा, n-1h। ठीक है, देखना अब आगे देखना यहाँ से लिमिट का यूज़ कैसे कर लेते हैं हम। = ये 2 n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट इंटीग्रेशन के अंदर f(0) ये फंक्शन है। वैल्यू लगाते जाओ, आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये क्या है। f(0) की वैल्यू हो गई मेरे पास, ओके, f(0) की वैल्यू क्या हुई, ये 0 लगाए तो ये 1 हो गया, 1 प्लस f(h) मतलब ये क्या हुआ, h² + 1 प्लस ये क्या हुआ 4h² + 1। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ वो, प्लस अप टू प्लस यहाँ पे f(n-1 + h) तो n-1 का होल स्क्वायर h² + 1। ओके, तो इन सब में एक चीज़ देखो कि n टेंस टू इन्फिनिटी है और अंदर मेरा जो आंसर है वो h के फॉर्म में है। सबसे पहली चीज़ आपको ये नोटिस करनी होगी कि ये 1, ये 1, ये 1 ऐसे करके n टाइम्स 1 होगा, तो 1 + 1 + 1 n टाइम्स, ये बाहर निकाला मैंने। ठीक है, प्लस जो बचा वो ये h² है, h की जगह पे मैं 2/n लगा देता हूँ, तो h² की जगह पे क्या हो जाएगा 2/n मतलब 4/n² प्लस, ओके, कोई गलती नहीं करी ना हमने, देख लेते हैं जो भी होगा वो। चलो ये 4h² है, मतलब कि 4 ब्रैकेट में 4/n² हो जाएगा, 2/n है h की वैल्यू तो, राइट, प्लस अप टू प्लस यहाँ पे n-1 होल स्क्वायर मतलब n-1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई h² है तो वो 4/n²। चलो तो ये 2 n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट, ये मेरा हो गया n टाइम्स 1 का एडिशन n, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4/n² प्लस 16/n² प्लस अप टू प्लस ये n-1² × 4, राइट। चलो यहाँ से आगे क्या करना है वो देख लेते हैं हम।
पैटर्न समझनी है आपको, और वो पैटर्न यहाँ पे समझ में आ गई है। देखो तो ये 2 एज इट इज़ इंटू एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट यहाँ पे ये एन एज इट इज़ प्लस, इन सब को देखो सब में ये एन स्क्वायर तो कॉमन ही होगा, तो मैं 1 अपॉन का एन स्क्वायर कॉमन निकाल देता हूँ। बाकी की चीज़ें हैं उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये 2 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, प्लस अप टू प्लस ये एन माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। आपको क्लियर हो गया होगा मैंने क्या बोला है यहाँ पे, राइट? अब समझो इसको। तो यहाँ से आगे का काम जो है वो आपको ऐसे करना है कि ये इज इक्वल टू में 2 एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट एन प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ पे ये सिग्मा एन माइनस 1 होल स्क्वायर, मतलब आपको पता है कि सिग्मा जब स्क्वायर का एडिशन होता है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सिग्मा एन स्क्वायर की फॉर्मूला आपको पता है कि 2n n माइनस 1 2n प्लस 1 2n n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 ये फार्मूला होती है, n 2 नहीं आता है, राइट? यही फार्मूला है, बट ये n माइनस 1 तक जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आपके पास एक जो 4 बाकी रह गया था ना, इधर देखो ये 4 है वो मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पे उसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आप इसको नोटिस करो अच्छे से, तो 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस यहाँ पे सिर्फ n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं जो स्क्वायर की बात कर रहा था वो क्या है, ये सिग्मा n स्क्वायर का है, मतलब कि 1 से लेके n के स्क्वायर का एडिशन है ना, तो ये फॉर्मूला है। बट हमारे पास 1 से लेके n माइनस 1 तक का है, तो कोई नहीं, n की जगह पे n माइनस 1 रख दो। यही फार्मूला में हम n माइनस 1 रखे, देखो तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 2 n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये यहाँ पे रहेगा हमारे पास n। अच्छा शायद मैंने आगे से 1/n जो था वो मिस कर दिया है, लिखा ही नहीं है कि क्या हुआ है। हाँ हमने 1/n लिखा ही नहीं है, बाहर एक 1/n है यहाँ पे फॉर्मूला में, 1/n 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 1/n, ये सारा 1/n पूरा लास्ट तक आपको कैरी करना है, ये 1/n, यहाँ पे भी 1/n प्लस यहाँ पे अब देखना ये 2 स्क्वायर बाई n है, अंदर जो है ना वो फॉर्मूला, इसमें मैं n माइनस 1 रख के कर रहा हूँ, तो देखो पहला n माइनस 1 हो जाएगा, दूसरा n माइनस 1 प्लस 1 मतलब n हो जाएगा, तीसरा ये 2n प्लस 1 है ना, तो उसकी जगह पे आप रखो तो 2n माइनस 2 प्लस 1 मतलब कि वो 2n माइनस 1 हो गया, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये एडिशन आपको पता चल गया होगा कैसे किया है। 2n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट n प्लस ये 2 स्क्वायर अपॉन n, अच्छा ये n कैंसिल कर दो तो दिक्कत ही नहीं है वहाँ पे कोई, n स्क्वायर है मेरे हिसाब से, हाँ ये रहा n स्क्वायर, 1 अपॉन n स्क्वायर नहीं ये नहीं, ये n स्क्वायर है, तो एक n जाएगा एक n बचेगा, बराबर। तो इसको मैं हटा करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगा देता हूँ 4 अपॉन n, ब्रैकेट में n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन में ये 6, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, और बाहर का 1/n अभी भी ऐसे ही है 1/n। तो ये 2n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट 1/n जो है, ये 1/n को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो ये यहाँ पे तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 अपॉन 3n स्क्वायर बचा, ये n माइनस 1, ये 2n माइनस 1। अब देखना 2n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट यहाँ पे समझना 1 प्लस ये 2/3 एज इट इज़ रखो, ऊपर से मैं इसमें से भी n कॉमन निकल रहा हूँ, इसमें से भी n कॉमन, मतलब ऊपर n स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 अपॉन n हो जाएगा, और नीचे तो n स्क्वायर है ही, ये n स्क्वायर कट, मतलब कि अब आप n की वैल्यू इन्फिनिटी लगा सकते हो अंदर, देखो 2, ठीक है, ये n की वैल्यू इन्फिनिटी लगाओ तो ये 1 प्लस 2/3 एज इट इज़ है, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी,
तो ये 2 ब्रैकेट 1 प्लस 2/3, 1 अपन इन्फिनिटी इज़ 0, तो 1 माइनस 0 0, सॉरी 1, 2 माइनस 0 इज़ ऑल्सो 1 2, तो ये हो जाएगा 2, मतलब कि 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 4/3, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 7/3 मल्टीप्लाई 2, मतलब 7/3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 14/3। तो ये जो भी इंटीग्रेशन था उसका आंसर हमारा 14/3 आएगा। तो ये एक तरीका है कि लिमिट के फॉर्म में इंटीग्रेशन को, बाउंडेड इंटीग्रेशन को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छे से इस वीडियो को देखना, बिकॉज इसमें थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न लगेगा। आराम से 1-2 बार देखो तो पता चल जाएगा। राइट, यहाँ तक रखते हैं। ये अच्छे से नोट्स बना लेना, काम में आएगी। थैंक यू। तो गाइज, थैंक यू।